वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आई हूँ, वो है एब्स्ट्रैक्ट इन रिसर्च वर्क। आप जो रिसर्च के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं वो किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या की पॉइंट्स है जो यू शुड कीप इन योर माइंड। और ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं इसको अपलोड कर रही हूँ और होपफुली आपको समझ आ जाएगी। फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास आता है जो आपका समरी ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क या रिसर्च थीसिस है वो आता है आपके पास। ठीक है, और यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपने जो रिसर्च वर्क करना है आप एब्स्ट्रैक्ट उसकी एंड पे लिखेंगे। मतलब यू शुड डू योर रिसर्च फर्स्ट, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च देन यू आर सपोज टू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली आपने ऐसे करना होता है। लेकिन जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं, रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराते हैं फॉर द डिस्कशन विद योर सुपरवाइज़र एंड योर हेड्स, सो एट दैट टाइम दे वांट योर एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो उस टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपने प्रपोज्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। और एक्चुअली दैट इज़ नॉट द राइट वे, बट दे वांट कि समरी आपकी डिस्कस हो जाए, जो आप करना चाहते हैं वो आपके की पॉइंट्स उनके सामने आ जाएं ताकि वो उसको लाइक समझ सकें और उसके लिहाज से आपको गाइड कर सकें। फ़र्दर तो रिसर्च में आपको गाइड करते ही हैं, लेकिन समरी डेफिनेटली जब आप कोई प्रपोजल बनाते हैं तो आप उसकी समरी डिस्कस करते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन राइट द एब्स्ट्रैक्ट एट दैट पॉइंट एज वेल। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। हाँ जी, डेफिनेशंस बेसिकली हम इसको देखेंगे कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है। ये लैटिन वर्ड एब्स्ट्रैक्टस से डिराइव हुआ है और उसका मीनिंग है ड्रॉन अवे। ओके, ये एथिमोलॉजिकली मींस हिस्टोरिकली इसके जो मूवमेंट एक स्टार्ट हुई थी, आर्टिस्टिक मूवमेंट थी और म्यूज़िकल मूवमेंट थी। तो एक्सप्रेशन जो था एब्स्ट्रैक्ट का तब वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था, बाय विच इट मींस द रेवलेशन ऑफ द विल ऑफ द आर्टिस्ट, कि विल क्या वो करना चाहता है, आर्टिस्ट बेसिकली क्या करना चाहता है। और ये ड्रेक की डेफिनेशन है जो एथिमोलॉजिकल मीनिंग आपको क्लेरिफाई करती है और 1922 में उसने दी थी। ठीक है, next comes the an abstract is one of the most important part of an academic or professional paper। ठीक है, आप जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया वो एक समरी होती है आपकी, जो आपने रिसर्च कंडक्ट कर ली हुई है उसके बारे में और सारी डिटेल बताती है। ठीक है, this concise text functions as a synopsis of a paper's content. It is designed by very briefly summarize, मतलब आप उसने briefly और to the point आप सारी thesis के बारे में आप बताते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स आपके थीसिस की कितनी वर्ड लिमिट है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। इट डिपेंड्स कि आप जो रिसर्च थीसिस कंडक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कंडक्ट कर चुके हैं वो आपका बेसिकली किस फील्ड में है, किस डिसिप्लिन का है। वो हर डिसिप्लिन की थोड़ी डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, बट इसके अंदर आप की पॉइंट्स सारी की जो आपने कंडक्ट किया है, मतलब इसको पढ़ के हर बंदा कोई ले मैन भी समझ सकेगा कि आपने क्या रिसर्च कंडक्ट की है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च। ओके, नाउ इन सिंपल वर्ड्स आप देखें कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। मतलब आपका रिसर्च क्या है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट जो आपका है वो सेल्फ कंटेन्ड शॉर्ट और डेफिनेटिव समरी है। डेफिनेटिव समरी मीन्स टू द पॉइंट समरी है। इसमें आपने कोई एज सच जो जार्गन्स हो गए या कोई डेकोरेटिव वर्ड्स हो गए वो आपने यूज़ नहीं करने। ठीक है, जनरली कंसिडर एज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्कॉलरली आर्टिकल। जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं या आर्टिकल में सबसे पहले आता है। ठीक है, और टाइटल के बाद, और जो थीसिस है उसमें आपका टाइटल पेज के बाद जो सेकंड पेज है उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कंटेंट लिस्ट आती है और लेटर ऑन बाकी कैटेगरीज है। ठीक है, इसी तरह एक और हमारे पास डेफिनेशन है, उन्होंने जो
जलेलियन ने स्टेट किया है 2012 में कि राइटिंग इन एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एन एकेडमिक पेपर। मैनी रिसर्चर्स फाइंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग टू बी टीडियस और इजी। मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बहुत आसान काम है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब हम बहुत आराम से लिख लेंगे। लेकिन इसी जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो इसी उसमें वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो जो मतलब आपके एब्स्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई नहीं करती और आपके रिसर्च की वैल्यू को बहुत डाउन कर देती है। बिकॉज रिसर्च को हर बंदा नहीं पढ़ता, इवन सुपरवाइजर्स फर्स्टली आपका एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। हर सीनियर, हर बंदा एब्स्ट्रैक्ट देख के ही, अगर कोई किसी ने न्यू रिसर्च कंडक्ट करनी है वो भी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखता है। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको जैसे बताया एक ब्रीफ समरी होती है आपके रिसर्च वर्क की। तो अगर आपने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया हुआ है और आप एब्स्ट्रैक्ट इतना अच्छा नहीं लिख पाए तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसकी वैल्यू मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। आप एब्स्ट्रैक्ट को और क्लेरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, डिज़ाइन टू गिव अ रीडर कंप्लीट एंड वेरी कंसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। मिनी वर्जन ऑफ योर पेपर, बेसिकली वो छोटा एक वर्जन होता है जिसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिसर्च किस पे की हुई है, क्या की हुई है, क्या की पॉइंट्स थे और उसके क्या फाइंडिंग्स थे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइंडिंग रिकमेंडेशन क्या थे। Abstract is a self-contained, short and powerful statement that describes a larger work। ठीक है, बहुत बड़े वर्क को आपको शॉर्टकट में डिफाइन करता है। Contents vary according to discipline। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट कंपोनेंट्स उसके डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप की पॉइंट्स डालेंगे, किसी में हाइपोथेसिस हैं, किसी में रिसर्च क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप जो उसके जो की एलिमेंट्स हैं वो आप उसमें पुट करेंगे। तो वो हर डिसिप्लिन के डिफरेंट होते हैं, साइंसेज में डिफरेंट होंगे, सोशल साइंसेज में डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ सोशल साइंस और साइंटिफिक वर्क में कंटेन अ स्कोप, पर्पस, रिजल्ट एंड कॉन्टेंट ऑफ द वर्क। सोशल साइंस या साइंटिफिक वर्क में रिसर्च जो आप कंडक्ट करेंगे उनमें की पॉइंट्स जो आपके स्कोप क्या है, टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, पर्पस मकसद क्या है आपका, रिजल्ट्स आपके क्या आए हैं और कंटेंट आपके वर्क का मतलब आप उनके बेसिस पे क्या रिकमेंडेशन देते हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन वाइज वेरी करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटीज़ वर्क में कंटेन द थीसिस, बैकग्राउंड एंड कंक्लूजन ऑफ द लार्ज वर्क। ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा डिफरेंट वे है, उसमें आप थीसिस में क्या हुआ है वो आप लिखेंगे, बैकग्राउंड क्या है स्टडी की वो लिखेंगे, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा करते हैं। जैसे आप स्पेसिफ़िकली किसी इंग्लिश या किसी इस तरह के ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे आपका बेसिकली बैकग्राउंड वेरीज़ करता है। ओके, उसमें आप देखेंगे बैकग्राउंड में पहले क्या स्टडी हुई थी और आप उस स्टडी को, उस राइटिंग को, जैसे किसी नावल के ऊपर आपने कंडक्ट किया तो उस राइटिंग को, उस नावल को आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वो आपका डिफरेंट होगा और कॉन्टेक्स्ट में देख के आप उसकी बेसिस पे कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ रिव्यू नॉर डज इट एवेल्यूएट्स द वर्क बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड। ना तो आपने कोशिश करनी है कि उसको किसी को कन्वेंस नहीं करना आपने अपनी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के थ्रू, आपने बेसिकली अपनी राइटिंग का रिव्यू भी नहीं देना, आपने की पॉइंट्स लिखने हैं कि आपने क्या कंडक्ट किया है। और ये नहीं सोचना कि आपने इसकी बेसिस पे, आप इसकी बेसिस पे लोगों को कन्वेंस करेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है या इस तरह की आपने रिसर्च बहुत अच्छी कंडक्ट की है। ये आपकी वर्क को एवेल्यूएट नहीं करती है। ओके, आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है। नाउ कम्स द पर्पज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखने का मकसद क्या है? बेसिकली इसके दो पर्पसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट है टू हेल्प पोटेंशियल रीडर्स डिटरमिन द रेलेवेंस ऑफ योर पेपर फॉर देयर ओन रिसर्च। अगर किसी और ने रिसर्च कंडक्ट करनी है उस एरिया में तो आप बेसिकली आपकी स्टडी, आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उनको आइडिया होगा कि आपका रिसर्च और उनके रिसर्च में अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो वो आपके रिसर्च से हेल्प आउट ले सकते हैं और फर्दर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं या रिसर्च गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू कम्युनिकेट योर की फाइंडिंग्स टू दोज हु डू नॉट हैव टाइम टू रीड द होल पेपर, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है कि पूरा पेपर आपका पढ़ सकें तो वो की फाइंडिंग्स आपकी देखेंगे कि आपने क्या फाइंड आउट किया है और आप
कि फाइंड आउट करने में और एक्चुअल जो रियलिटी है उसमें कितना गैप है और उसको किस तरह से वो अपनी रिसर्च से फिल अप कर सकते हैं। ओके, फिर एब्स्ट्रैक्ट्स आर ऑफन इंडेक्स्ड अलॉन्ग विद द की वर्ड्स ऑन एकेडमिक डेटाबेसेस। अच्छा, इसके अलावा आप इसके ऊपर जो की पॉइंट्स लिखेंगे, की वेरिएबल्स होंगे आपके, उससे भी इजीली वो फाइंड कर सकते हैं अपना रिसर्च का जो उन्होंने करना होता है। सिंस द एब्स्ट्रैक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग एनी रीडर सीज, it's important that it is clearly and accurately summarizes the content of your paper। तो बेसिकली ये आपका जो आपने कंडक्ट किया है उसको समराइज़ करता है और आप सबसे पहले जो भी रिसर्चर है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट को ही रीड आउट करेगा। सो आपको एब्स्ट्रैक्ट की बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। नाउ कम्स व्हेन टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कब लिखना चाहिए? एक्चुअली जो तरीका है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का, जो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं वो आपका रिसर्च कंडक्ट करने के बाद करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप रिसर्च प्रपोजल आप प्रेजेंट करते हैं पैनल के सामने, तो एट दैट टाइम अगर आप रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो वो आपके लिए उस टाइम पे हेल्पफुल होगा और आपके सुपरवाइज़र और जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए भी इजी होगा, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने क्या रिसर्च करनी है और वो उस लिहाज से आपको इन अ शॉर्टर वे वो आपको गाइड कर सकेंगे। क्योंकि उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, आपके पास भी टाइम, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने पूरी रिसर्च डिस्कस करनी होती है कि आपने क्या कंडक्ट करना है। तो एट दैट टाइम दैट इज़ हेल्पफुल, बट एक्चुअल व्हेन टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ बेस्ट टाइम इज़ आफ्टर completion of your research। okay, you should only write it after your research is completed so that you can accurately summarize the entire work। ठीक है, जो आपने काम किया है वो आप एक्चुअल वे में और ठीक तरीके से समराइज़ कर सकें। नाउ कम्स व्हेन टू कैन यू राइट सोर्सेज इन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आप सोर्स रेफरेंस डाल सकते हैं। बेसिकली आपको चाहिए कि आप अवॉइड करें। देयर आर टू रीजन्स फॉर दिस। द एब्स्ट्रैक्ट शुड फोकस ऑन योर ओन ओरिजिनल वर्क। ठीक है, जो आपने काम किया उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि किसी ने क्या किया था, किसी ने किस टाइम पे क्या फाइंड आउट किया था, वो चीज़ आप डिस्कस करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा जो रीडर है। ठीक है, तो इट्स द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप कोशिश करें कोई साइटेशन की ज़रूरत ना पड़े। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड फुली अंडरस्टैंडेबल विदाउट रेफरेंस टू अदर सोर्सेज। ठीक है, there are certain circumstances where you might need to mention the sources in your abstract। for example, if your research responds directly to another study or focuses on the work of a single theorist, किसी theorist के बारे में है या किसी डायरेक्टली किसी रिसर्च को रेफ़र कर रहा है, उसकी बेसिस पे आप दूसरी रिसर्च कंडक्ट करें, तो डेफिनेटली एट दैट टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप साइटेशन बेशक देते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली डू नॉट इंक्लूड साइटेशन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब तक ना हो तब तक कोशिश करें कि आप उसको ना ही मेंशन करें। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना कैसे है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए देर आर बेसिकली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इट इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ योर लॉन्गर वर्क, और एब्स्ट्रैक्ट कंसाइसली reports the aim and outcomes of your research so that the reader knows exactly what your paper is all about. Next point is that best time to write the abstract is to write it at the end, as I told you before, when you have completed your work. There are basically 4 things that you should include in your abstract. फर्स्ट है आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम को, किस रिसर्च गैप को फिल अप करने के लिए आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड जो सिचुएशन क्या है और करंट सिचुएशन क्या है, और उसको बीच में गैप फिल अप करने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप एक्सपेक्टेड सिचुएशन को रीच कर सकें। तो रिसर्च प्रॉब्लम किस वजह से आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप उसको हिट करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स, की पॉइंट्स क्या हैं, आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, वो भी आपके की पॉइंट्स होते हैं। फिर आप मेथडोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं या मिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी आपने डिटेल में बताना है कि वाई यू आर अडॉप्टिंग दिस। कीप इन योर माइंड, ये इंटरकनेक्टेड हेडिंग्स हैं या इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपकी स्टडी को प्रॉपरली कंडक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट को भी अलाइन करते हैं। फिर इसके बाद आपके रिज़ल्ट क्या आए हैं,
ठीक है, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइंडिंग्स आप कंक्लूजन क्या करेंगे, और उसके बाद रिकमेंडेशन, आपकी पॉपुलेशन क्या है और उसके बेसिस पे जो आप रिज़ल्ट फाइंड आउट किए हैं आपने, फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपने बेसिकली अपनी स्टडी में डिस्कस करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शंस जो हैं, मैंने जो आपको पहले डिस्कस किए थे, सिर्फ आपके पास मैंने की पॉइंट्स रखे थे कि आपको ये की पॉइंट्स अपने एब्स्ट्रैक्ट में डालने हैं। ओके, क्योंकि वो उसी के थ्रू ही आपकी रिसर्च के बारे में पता चल सकता है। अब सेक्शंस की तरफ हम अगर जाएं तो फर्स्ट सेक्शन इसका इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी में वर्ड का वर्ड आप अपने माइंड में रखें कि वो आपके वर्ड के जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 or 3 sentences दैट समराइजेज द आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल और योर रिसर्च वर्क ये क्या है, क्योंकि इमीडिएटली अगर कोई बंदा पढ़ता है आपका टाइटल पढ़ने के बाद तो उनको समझ नहीं आती, तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस है दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑल अबाउट योर रिसर्च। ठीक है, आपकी समरी बताता है आपके रिसर्च के आप किस एरिया में कर रहे हैं और फर्दर डिलिमिट करके वो क्लेरिफाई करते हैं। Then when writing the introduction, the first sentence should mention the core content of the paper, while the first sentence should mention the core content of the paper, while the second sentence should be its background and context of the issue. ठीक है, core content क्या है, बेसिकली इस टॉपिक क्या टॉपिक था उसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में कि करंट सिचुएशन क्या है, एक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या है, रिसर्च गैप क्या है, उस लिटिल बिट अबाउट दैट। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट का एक टेम्पलेट दिखाऊंगी, उससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा ये पॉइंट। The introduction should state the research focus and define the importance of a research. The researcher can do this by defining the gap in knowledge that the article aims to address, or limits or restrictions of previous studies. जो प्रीवियस स्टडीज़ नहीं कर पाई, बेसिकली आपके जो रिसर्च ने किया है आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने मेंशन करना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, वाई यू थिंक दैट दिस रिसर्च इज़ अ पॉजिटिव इनपुट इन द सोसाइटी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया। ठीक है, द इंट्रोडक्शन टैकल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। ओके, नेक्स्ट आपने देखना है कि आपका जो है इंट्रोडक्शन, वो आपका व्हाट प्रॉब्लम डज दिस स्टडी सॉल्व्स, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन के 1-2 सेंटेंसेस में ही क्लेरिफाई होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन गैप इन नॉलेज दैट योर स्टडी इंटेंड्स टू फिल, सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी स्टडी कितनी सिग्निफिकेंट है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन के सेंटेंस में ही क्लियर होना चाहिए। वाई आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी इंपॉर्टेंट, आपकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट, आपकी स्टडी के रिजल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस है वो एड्रेस करना चाहिए विद एड्रेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, ये 1, 2, 3 सेंटेंसेस बहुत कोर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्लेरिफाई करते हैं आपकी रिसर्च के बारे में। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया कि आपके जो थर्ड सेंटेंस है वो आपके सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द रिसर्च को हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, वो क्लेरिफाई करें कि आप क्यों समझते हैं कि वाई योर स्टडी इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टडी टिल नाउ। Then comes the research problem. This section details the purpose and objective of the research. ये सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन आपके बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का, और ये मकसद आपका पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है जिसकी बेसिस पे आपने रिसर्च कंडक्ट करने का प्लान किया था। ठीक है, और ये यू कैन बी मोर स्पेसिफिक हेयर एज नीडेड, बहुत स्पेसिफिक, बहुत कीवर्ड्स पुट करेंगे इधर, और डायरेक्ट एंड कंसाइज। ओके, you should also mind writing the significance of the research in a way that is appropriate for your variables and data. जो आपके variables हैं उसके लिहाज से आपको keywords पुट करने सेंटेंस में जो क्लियर भी हों और जो आपके डायरेक्टली हिट करें आपके ऑब्जेक्टिव्स को, और डायरेक्टली रीडर को क्लेरिफाई करें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन कम्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप थर्ड जो चीज़ पुट करेंगे वो आप एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके रिसर्च के, वो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में मेंशन करने हैं,
आपने फ्यूचर के बारे में रेफ़र नहीं करना। अगर इन द केस आपने रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है तो आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि दैट विल बी, बट एक्चुअली जो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च वर्क लिखा जाता है, जो पब्लिकेशन के लिए भी आपकी हेल्पफुल होता है, जो क्लेरिफाई करता है आपका रिसर्च वर्क को। हमारे लिए बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज़ आपने विल का वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने उसको लिखना है। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड राइट दिस स्टडी इंडिकेट्स, मेंशंस और एक्सप्लोर्स और इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी, या कोई भी आपका जो ऑब्जेक्टिव मेंशन होगा, ओके। देन कम्स द मेथडोलॉजी मेंशन करते हुए आपने यू शुड कीप इन योर माइंड के उस पे भी आपने जैसे मेंशन करना है वो भी आपने पास्ट टेंस में मेंशन करना है या प्रेजेंट टेंस में मेंशन करना है। आपने फ्यूचर टेंस में यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। जैसे आपका करेक्ट जो सेंटेंस होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड विद 25 पार्टिसिपेंट्स, या इस तरह की आपने मेंशन करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स आपने लिए थे, कितने आपके वो थे रिस्पोंडेंट्स थे, और आपने वर कंडक्टेड मतलब हो चुका है, या इस तरह की चीज़ मेंशन करनी है जो कि आपको काम करने के बाद ही डिपिक्ट करें। डू नॉट एवेल्यूएट द वैलिडिटी हेयर, यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में मेंशन ना करें। और गोल इज़ नॉट टू गिव एन अकाउंट ऑफ मेथडोलॉजी स्ट्रेंथ या वीकनेस। मेथडोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्ग थी, वीक थी, इस चीज़ के बारे में यहाँ हमने आपको नहीं बताना है, ठीक है। बट टू गिव द रीडर अ क्विक इंसाइट इनटू द ओवरऑल अप्रोच एंड प्रोसीजर्स यू हैव यूज्ड, कि क्विकली वो देख के समझ जाएं कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है। देन आप जब रिज़ल्ट्स मेंशन करेंगे तो रिज़ल्ट्स मेंशन करने के भी दो वेज़ हैं। प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पास्ट यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट वे इसका है हैज़ शोन का वर्ड नहीं यूज़ करना, ओके। आप जैसे आप लिखें और एनालिसिस शोज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी, या के यू कैन मेंशन लाइक और एनालिसिस शोड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ट्राई टू हाईलाइट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ठीक है। सारी फाइंडिंग्स आपने यहाँ मेंशन नहीं करनी। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एब्स्ट्रैक्ट बहुत कंसाइज और बहुत ब्रीफ और बहुत टू द पॉइंट शॉर्टकट होता है, तो इसमें आपने सारी फाइंडिंग्स डिस्कस नहीं करनी। जो की फाइंडिंग्स हैं, जो की वेरिएबल्स हैं, उन्हीं के बारे में आप डिस्कस करें तो बेस्ट होगा, ठीक है। कम्स द कंक्लूजन। फाइनली कंक्लूजन जो अब आप लिखेंगे वो आपकी रिसर्च को कंक्लूड करती है कि आपने जो मतलब रिसर्च कंडक्ट किया वो उसका क्या जिस्ट क्या है, उसका क्या आउटकम क्या है। मतलब इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स यू हैव टू डिस्कस इट। व्हाट इज़ योर आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम स्टार्ट में डिस्कस किया था उसका आंसर क्या है। जो रिसर्च क्वेश्चंस आपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसका क्या आपको आंसर क्या मिलता है, ठीक है। द रीडर शुड फिनिश विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल पॉइंट दैट योर रिसर्च हैज़ प्रूव्ड। कंक्लूजन ऑल्सो आपने लिखने का जो तरीका है, करेक्ट वे है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल टेंस में आपने लिखना है, ठीक है। और उसमें बेस्ट वे है वी कंक्लूड दैट कॉफ़ी कंजम्पशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। देखिए क्लियर भी हो गया, पॉइंट टू द पॉइंट है और कोई मतलब एम्बिग्विटी नहीं रही इस सेंटेंस से, ठीक है। तो इस तरह कंक्लूजन टू द पॉइंट और बिल्कुल सिंपल वर्ड में होना चाहिए। इफ़ योर एम वाज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो कंक्लूजन है वो थोड़ा अदर वे में होगा। जैसे आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी किस तरह से हेल्प आउट करती है आपकी स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो उस तरह से आप उसके लिहाज से जैसी भी आपकी रिसर्च है उसके लिहाज से आप उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फिर आपने कंक्लूजन के बाद एक सेंटेंस में सजेशन देनी है जो कि आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च फाइंडिंग होंगी, ठीक है। देन कम्स द कीवर्ड्स बेसिकली आपकी जो की वेरिएबल्स हैं रिसर्च के वो होते हैं और वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे लिखे जाते हैं। कीवर्ड का टाइटल दिया जाता है और कॉलन लगा के आपको कीवर्ड्स 5 या 6 लिखे जाते हैं, नॉट लेस देन 5। तो मेंशन करें आप अपने रिसर्च पेपर के कीवर्ड्स बेसिकली रीडर जो हैं उनके लिए हेल्प आउट करते हैं, ताकि अगर उन्होंने आपकी स्टडी पढ़नी है तो वो कीवर्ड से आपकी स्टडी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी एरिया में या इस कीवर्ड से कौन कौन सी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं, तो वो आपकी रिसर्च तक पहुँच सकते हैं ईजीली, ठीक है।
नाउ इसके अलावा नेक्स्ट यू शुड कीप फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल राइटिंग अ रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लोग समझते हैं कि बहुत इजी है लिखना। किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए आपने सेंड करना हो तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट ही सेंड किया जाता है, तो आपने बहुत केयरफुली उसको लिखना होता है, क्योंकि आपकी अगर राइटिंग बहुत ही लाइक आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है और आपने एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लिखा तो डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट की इतनी वैल्यू है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में किसी कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं आपने किसी ने स्टडी करना है आपका रिसर्च वर्क, तो एब्स्ट्रैक्ट को ही स्टडी किया जाता है, पूरी रिसर्च को कोई स्टडी नहीं करता ऑन द फर्स्ट हैंड। ओके, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्टिव होगा, क्लियर होगा और नाइसली डिपिक्ट किया गया होगा तो डेफिनेटली आपका रिसर्च वर्क भी स्टडी किया जाएगा और वैल्यू दी जाएगी उसको भी। ठीक है, तो आपने रिसर्च वर्क शॉर्ट रखना है बट इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए और हर जो वर्ड है उसकी वैल्यू है उसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो हर वर्ड को आपने प्रॉपरली यूज़ करना है। ईच सेंटेंस शुड क्लियरली कम्युनिकेट वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट को मेंशन करे हर सेंटेंस और क्लेरिफाइंग वे में मेंशन करे। अवॉइड अननेसेसरी फिलर वर्ड या जार्गन्स यूज़ करते हैं या कोई ब्यूटिफाई करने के लिए कोई वर्ड्स यूज़ करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आप वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू रीडर्स हु आर नॉट फेमिलियर विद योर टॉपिक। अगर लेमैन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टडी करे तो उसको क्लियर होना चाहिए कि आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ मेंशन की है। ओके, नाउ कम्स द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मीन्स क्या क्या चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, देखनी है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख चुके हैं तो अपने माइंड में रखनी है कि हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी बीच में। ठीक है, तो चेकलिस्ट में मैक्सिमम मतलब वर्ड लिमिट में आपको बता दूं 150 to 300, इट वेरीज़ कि आपने कहाँ पे सेंड करना है। अगर आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना है, किसी कॉन्फ्रेंस पे सेंड करना है, तो आर्टिकल के लिए जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने वर्ड्स चाहिए उनको, 250 वर्ड्स यूजुअली चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो रिसर्च थीसिस है उसमें क्या लिमिट है, उसमें आप अकॉर्डिंगली आप पुट करेंगे जो भी वर्ड लिमिट है। और आपने अगर रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो उसके लिए क्या वर्ड लिमिट आपके सीनियर्स ने, आपको सुपरवाइजर्स ने मेंशन किए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टाइटल पेज के बाद एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट को टाइटल पेज के बाद ही पुट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे एक्नॉलेजमेंट और ये टेबल ऑफ कंटेंट आता है अगर आप रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं, और वो भी स्टिल इट वेरीज़ कि आपके यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है आपने की पॉइंट मेंशन रखना है, माइंड में रखना है और चेक करना है, वो है कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं। नेक्स्ट, आपने प्रॉपर्ली मेथडोलॉजी डिस्क्राइब की हुई है और आपने रिज़ल्ट्स में की रिज़ल्ट्स मेंशन ज़रूर करना है। ठीक है, उसी से आगे अगर स्टडी करना चाहेंगे कोई आपके रिज़ल्ट्स को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकेंगे। अगर आपने वहाँ पे जो आपके सेकेंडरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स थे वो मेंशन कर लिए तो डेफिनेटली वो आपकी इतनी वैल्यू नहीं बनेगी। आपके की जो वेरिएबल्स हैं, की रिज़ल्ट्स हैं, आपने फर्स्टली उनको मेंशन करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारी बहुत कम है, इसलिए हम की रिज़ल्ट्स को ही मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपने कंक्लूजन का सेंटेंस बहुत केयरफुली लिखना है जो आप अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने लिमिटेशन क्या, आपकी लिमिटेशन क्या थी, आप क्या करना चाह रहे थे और आपकी हर्डल्स क्या आ रहे थे रास्ते में, जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पाए, और जो आपने किया है वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसकी बेसिस पे आप रिकमेंडेशन भी लिखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू शुड कीप इन योर माइंड के एब्स्ट्रैक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय समवन विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। ऐसा हो कि किसी बंदे को अगर नॉलेज नहीं है आपके टॉपिक के बारे में, वो भी आपकी रिसर्च पढ़ के समझ सके उस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट कम्स देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नॉट मेंशन इन योर एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, डू नॉट रेफर एक्सटेंसिवली टू अदर वर्क्स। दूसरों का, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था, साइटेशन आप कोशिश करें ना मेंशन करें। इन द केस आपने किसी थीसिस, आपने किसी की थ्योरी की बेसिस पे किया, वो मेंशन कर सकते हैं, या आपने डायरेक्टली किसी रिसर्च को टारगेट करके उसके फर्दर रिसर्च कंडक्ट किया तो आप वो मेंशन करें। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू मेंशन अदर्स वर्क इन द एब्स्ट्रैक्ट स्पेशली। बाकी लेटर ऑन तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली राइट इट अप, बट यहाँ पे आप बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके ओरिजिनल वर्क से हट के है वो नहीं आपने मेंशन करनी है। टर्म्स को यहाँ पे डिफ़ाइन बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, इट शुड नॉट एवेल्यूएट और रिव्यू और डिफेंड द पेपर और योर पोजीशन। ठीक है, और पर्पस
व्हाट यू इंटेंड टू स्टडी, अकॉम्प्लिश और फाइंड आउट, ये आपने बिल्कुल मेंशन नहीं करना कि आपने कोई मतलब इस तरह आपने मेंशन नहीं करना कि आपकी स्टडी क्या करना चाह रही थी, लाइक आपने क्या करना चाह रहे थे, अकॉम्प्लिशमेंट या फाइंड आउट जो पर्पसेस आपके थे वो। बी लेंथी एंड सुपरफ्लुअस, लेंथ मैंने आपको पहले मेंशन किया है, बहुत कीवर्ड्स हैं, बहुत शॉर्टकट और डायरेक्ट वे में आपने मेंशन करना है। तो लेंथी या एग्जैजुरेटेड फॉर्म में या फिर आप ब्यूटीफाई फॉर्म में जार्गन्स यूज़ करके या कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आपने उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस लिखें, इनफॉर्मल वे को अवॉइड करें, ठीक है, और डायरेक्ट वर्ड्स लिखें। अवॉइड राइटिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन नहीं करना, आपने रिसर्च की बेसिस पे ही डेफिनेटली कंडक्ट की है, रिसर्च को ही आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट कम्स क्या आपकी लेंथ, मैंने जैसे आपको मेंशन की थी 150 to 300 वर्ड्स होते हैं, और बहुत लाइक रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। आपने फिर भी देख लेना यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, या किसी कॉन्फ्रेंस पे अगर सेंड करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या किसी जर्नल की या पब्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपका जो फॉर्मेटिंग है वो APA रिकमेंडेड है इन और कंट्री पाकिस्तान स्पेशली, उसमें हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो 12 पॉइंट टाइम न्यू रोमन यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी जो मैंने मेंशन की ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ऑन द फर्स्ट लाइन सेंटर्ड एंड इन बोल्ड राइट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, सेंटर में करके आपने और बोल्ड करके कोटेशन मार्क्स नहीं पुट करने, एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, वो एक सिंगल पैराग्राफ होगा और डबल स्पेस्ड में होगा, उसकी एक लाइन के नीचे। सेट 1 इंच, मतलब चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है। ये आप सेटिंग के अंदर, वर्ड की सेटिंग के अंदर ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको उसको भी मेंशन कर दूँगी किस तरह से आपने सेटिंग करनी है। द रनिंग हेड शुड नॉट अलाइन टू द लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। अवॉइड इंडेंटेशन अनलेस यू मस्ट इंक्लूड अ कीवर्ड sections at the end of the abstract. In this case, intend the first line and italicize the section label. इटैलिक्स में आपने बेसिकली करना है अगर आपने इंडेंट करना है, ठीक है। कीवर्ड्स को इंडेंट करना चाहेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे कीवर्ड्स को, ठीक है। और ज़्यादा कीवर्ड्स तकरीबन आप 4 to 5 यूज़ करेंगे, okay, while leaving the content of themselves without formatting, right? नाउ अनदर की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट होता है, लोग समझते हैं बहुत इजी है इसलिए वो फॉर ग्रांटेड लेके उसको लाइक नॉर्मल राइटिंग की तरह लिख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत मिस्टेक्स कंडक्ट करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो अच्छी खासी वैल्यूएबल रिसर्च है वो उसकी वैल्यू नहीं बन पाती। तो यू शुड राइट योर एब्स्ट्रैक्ट विद वेरी केयरफुल वर्ड्स एंड की वर्ड्स, और इसको बहुत ईजी ना समझें, और ये बहुत की चीज़ है जो कि आपकी राइटिंग को रिफ़्लेक्ट करती है। सिर्फ ये समरी नहीं है लेकिन आपकी राइटिंग को रिफ़्लेक्ट कर रही है, ओके। तो केयरफुल अटेंशन एंड डिटेल कैन हेल्प यू ऑन योर वे टू राइट एन इफेक्टिव इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगी टेम्पलेट ऑफ अ गुड एब्स्ट्रैक्ट। वो मैं अपनी राइटिंग का लाऊँगी या फिर नेट से 2-3 और भी देख लूँगी जो आपके पास सैम्पल मैं शो करूँगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई थिंक इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखने में उनको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। साइड बाय साइड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा वो भी मुझे मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह बाकी भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करूँगी जो कि मेरे स्टूडेंट्स को हाईली डिमांडेड है, और इंशाल्लाह मैं आगे मेंशन करूँगी सब चीज़ें। ये एब्स्ट्रैक्ट था, बहुत की था, इसलिए सबसे पहले मैंने मेंशन किया। इससे पहले मैंने टॉपिक किस तरह अपना सिलेक्शन करनी है वो मेंशन किया था, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो टेम्पलेट में मेंशन करूँगी, वैसे मैंने करना था लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूँगी, ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।